ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंफर्मेशन आ गई, स्क्रीन विजिबल है। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं अभी सेक्शन 2 क्लॉज डी में किसकी, कंसीडरेशन की बात कर रहे हैं। अच्छा, कंसीडरेशन को डिफाइन किया गया है। और डिजायर किसकी होती, किसकी डिजायर पे होती है कंसीडरेशन, प्रोमिसर की डिजायर पे। किसकी डिजायर पे, प्रोमिसर की डिजायर पे। और promising or any other person has done or abstained from doing। बच्चों यहाँ पर ये जो बात हो रही है पास्ट टेंस की बात हो रही है। यहाँ जो बात कर रहे हैं done और abstained from doing, तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं पास्ट की बात कर रहे हैं। तो कंसिडरेशन यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है, पास्ट, फिर आप देखोगे प्रेजेंट की बात होगी उसके बाद, और फिर फ्यूचर की बात हो। देखते हैं कैसे, मैं हाईलाइट करता जाता हूँ सो दैट क्लियर होता जाए। डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, या तो उसने कर दिया या करने से रुक गया। फिर आता है डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, ये प्रेजेंट की बात हो रही है। देन है प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, इसमें फ्यूचर की बात हो रही है। तो तीन तरह से यहाँ पर कंसिडरेशन की बात हो रही है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। फ्यूचर कंसिडरेशन। अच्छा, कंसिडरेशन में क्या है, या तो देखो हम किसी को पैसे दे रहे हैं और हम उसे कोई किसी काम को करने के लिए बोल रहे हैं, या फिर उसे किसी काम को करने से रोक रहे हैं, है ना। तो हम किसी को कुछ पे कर रहे हैं, अमाउंट पे कर रहे हैं, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, बदले में हम या तो उसे कुछ काम करने के लिए बोल रहे हैं या किसी काम को करने के लिए रोक रहे हैं, ठीक है ना। तो वो पास्ट में भी हो सकता है, वो प्रेजेंट में भी हो सकता है, और वो फ्यूचर में भी हो सकता है। तो मतलब कंसीडरेशन पास्ट से रिलेटेड भी हो सकती है, प्रेजेंट से रिलेटेड भी हो सकती है, फ्यूचर से रिलेटेड भी हो सकती है। एक्ट सच एन एक्ट और एब्सटिनेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड अ कंसीडरेशन, इसे हम क्या कहते हैं, कंसीडरेशन कहते हैं। आगे देखते हैं, इसमें एग्जांपल भी दिए होंगे। फिर लिखा है पार्टी टू एन एग्रीमेंट हु प्रोमिसेस टू डू समथिंग मस्ट गेन समथिंग इन रिटर्न। मैं एक बार ना रिपीट कर देता हूँ उन बच्चों के लिए जिन्होंने फर्स्ट क्लास अटेंड नहीं की, ध्यान देना है। मैंने एग्जाम्पल दिया था, एक तरफ सेलर है और दूसरी तरफ बायर है। सेलर बायर को क्या देगा, गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। और बायर सेलर को क्या देगा, मनी। क्या पे कर रहा है, मनी। अच्छा, सेलर के लिए कंसीडरेशन क्या है, तो मैं नीचे यहाँ पर लिख देता हूँ, सेलर। सेलर के लिए कंसीडरेशन क्या होगी, कंसीडरेशन फॉर सेलर। बच्चों सेलर के लिए कंसीडरेशन क्या होगी, मनी, जो बदले में मिलता है। अब सेलर गुड्स दे रहा है तो उसे बदले में क्या मिल रहा है, मनी। तो सेलर के लिए कंसीडरेशन क्या है, मनी। तो जो रिटर्न में मिलता है दैट इज नोन एज कंसीडरेशन। गुड, एक दो बच्चों ने आंसर भी दिया मुझे, रियली गुड। तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। हाँ जी, तो बायर के लिए कंसीडरेशन क्या होगी, कंसीडरेशन फॉर बायर। यस बच्चों, बायर क्या दे रहा है, पेमेंट कर रहा है। गुड, आ रहे हैं बच्चों के आंसर मेरे पास। अच्छा, बायर के लिए कंसीडरेशन क्या है, बायर दे रहा है मनी और उसे बदले में क्या मिल रहा है, बायर को रिटर्न में क्या मिल रहा है, गुड्स। डन। तो कंसीडरेशन दोनों के लिए होती है अगर दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट पार्टी क्यों कौन है, सेलर। सेकंड पार्टी कौन है, बायर, ठीक है ना। तो सेलर के लिए कंसीडरेशन क्या होगी, मनी। सेलर गुड्स दे रहा है तो उसे बदले में क्या मिल रहा है, मनी मिल रही है। और बायर मनी दे रहा है तो उसे बदले में क्या मिल रहा है, गुड्स मिल रहा है, ठीक है ना। डन। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लेना सो दैट आप लोगों के पास एग्जाम्पल रहे। डन, मैं इसे क्लियर कर दे, ठीक है। यहाँ देखते हैं, अब हम लोग बात कर रहे थे कंसिडरेशन की, और हमने कंसिडरेशन में क्या देखा था कि कंसिडरेशन पास्ट के बेसिस पे भी हो सकती है, प्रेजेंट के बेसिस पे भी हो सकती है, और फ्यूचर के बेसिस पे भी हो, ठीक है। और फिर हमने क्या देखा, नीचे लिखा हुआ है पार्टी टू एन एग्रीमेंट हु प्रोमिसेस टू डू समथिंग मस्ट गेन समथिंग इन रिटर्न। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूं कि कंसिडरेशन का मीनिंग क्या है, आप सबको पता होगा, समथिंग इन रिटर्न, बदले में हमें क्या मिल रहा है, हम जो दे रहे हैं उसके बदले हमें क्या मिल रहा है। अभी हमने एग्जाम्पल में भी देखा था कि बायर पैसे दे रहा है तो उसे बदले में क्या मिल रहा है, वो उसके लिए कंसिडरेशन है। तो बायर के लिए कंसिडरेशन क्या थी, गुड। हम किसी को कुछ दे रहे हैं, उसके बदले हमें क्या मिल रहा है, दैट इज नोन एज कंसिडरेशन। अच्छा, हमारे लॉ के अंदर लैटिन लैंग्वेज यूज होती है, लैटिन में इसे क्या कहते हैं, क्विड प्रो क्यू। क्विड प्रो क्यू, समथिंग इन रिटर्न। आपको इसे याद रखना है, इसका मीनिंग डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि क्विड प्रो क्यू इसका मीनिंग क्या है। तो आप क्या लिखोगे, समथिंग इन रिटर्न। कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, समथिंग इन रिटर्न। अच्छा, सेलर के लिए कंसिडरेशन क्या होती है, मनी। वो गुड्स दे रहा है तो उसको बदले में क्या मिल रहा है, मनी। तो सेलर के लिए कंसिडरेशन क्या है, मनी। बायर पैसे दे रहा है तो उसके लिए कंसिडरेशन क्या है, गुड। बच्चों नोट डाउन कर लो इसे, क्विड प्रो क्यू समथिंग इन रिटर्न, शॉर्ट में कंसिडरेशन का मीनिंग। नेक्स्ट स्लाइड देख, लीगल रूल्स एज टू कंसिडरेशन। कुछ लीगल रूल्स गिवन है
कंसिडरेशन के रिगार्डिंग, कंसिडरेशन मस्ट ऑलवेज बी प्रोवाइडेड एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। अच्छा, सेलर मनी चाहता है, बदले में क्या चाहता है? मनी। आप उसको कोई दूसरे गुड्स पकड़ा दो, नहीं कि मनी नहीं है तुम ये गुड्स ले लो, क्या ये वैलिड कंसिडरेशन है? आंसर इज नो। तो बदले में जो डिमांड है वही आपको देना होगा। अगर सेलर आपको गुड्स दे रहा है और आपसे बदले में वो एक्सपेक्ट कर रहा है मनी, देन यू शुड पे मनी ऑन। तो ये प्रॉमिसर की डिजायर के, अपोजिट पार्टी की डिजायर के ऊपर होता है। दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदेव केस याद रखना होगा। इट मे बी प्रोवाइडेड बाय द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, प्रोवाइडेड बाय द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। हो सकता है पेमेंट किसी थर्ड पार्टी की तरफ से हो, ऐसा भी अलाउड है। मान लो सामान मैंने परचेज किया बट पेमेंट मेरी जगह कोई और कर रहा है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो कंसिडरेशन जरूरी नहीं है बायर की तरफ से हो, वो थर्ड पार्टी की तरफ से भी हो सकती है। एक एग्जांपल ले सकते हो आप ये वाला। अच्छा, हमने तीनों चीजें देखी थी, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तीनों को कंसिडर किया था उसमें कि कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है एंड फ्यूचर भी हो सकती है। अच्छा, इसका एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है, नीड नॉट बी एडिक्वेट। आप 10,000 की चीज 2,000 में दे रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट लॉ में साफ साफ लिखा हुआ है कि कंसिडरेशन होनी जरूरी है, मार्केट वैल्यू लो ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है आप 10,000 की चीज 2,000 में दे रहे हो, दैट इज वैलिड, ठीक है ना, दैट इज वैलिड। आपको बस क्या ध्यान रखना है, आपको बस क्या ध्यान रखना है कि कंसिडरेशन होनी जरूरी है। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए बच्चों क्या होना जरूरी है? कंसिडरेशन होनी जरूरी है, ठीक है ना। अच्छा, क्या कंसिडरेशन का एडिक्वेट होना जरूरी है, सफिशिएंट होना जरूरी है? आंसर इज नो। ऐसा हो सकता है कि मार्केट प्राइस ज्यादा हो और आप कम प्राइस चार्ज कर रहे हो या कम प्राइस पे कर रहे हो, ठीक है, बट ये दोनों पार्टीज की कंसेंट से होना चाहिए, जबरदस्ती का सौदा नहीं चलेगा। बात समझ रहे हो ना? जो कंसिडरेशन पे हो रही है वो दोनों पार्टीज की कंसेंट से होनी चाहिए, ठीक है ना, बट उसका एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है। आपकी मर्जी, आप अपनी चीज किसी दूसरे को कितने में देते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देख, हाँ, इट मस्ट बी ऑफ सम वैल्यू, इसकी कुछ वैल्यू होनी जरूरी है। इट मस्ट बी ऑफ सम वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ। इट मस्ट बी रियल, इट मस्ट बी रियल, सर्टेन एंड पॉसिबल। इट मस्ट बी रियल, सर्टेन एंड पॉसिबल। देखो, रियल का तो खैर आप लोगों को पता है, सर्टेन का मतलब क्या है? सर्टेन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है लॉ के अंदर, याद रखना। जो चीज, जो कॉन्ट्रैक्ट, जो एग्रीमेंट जिसमें सर्टेनिटी नहीं है वो वॉइड है। ये तो माइंड में बिठा लो, किसी भी केस में ये डाल देना कि सर वो तो अनसर्टेन है, ठीक है। अनसर्टेन मीन्स पैसे किसको देने हैं, किसने देने हैं, कितने देने हैं, चीजों में क्लैरिटी होनी चाहिए, सर्टेनिटी होनी चाहिए। अब लिखा हुआ आई विल पे मनी, मनी देनी है, किस डेट को देनी है, दैट इज नॉट क्लियर, है ना। डेट इज अनसर्टेन। यहाँ पर क्लैरिटी, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम हर चीज में क्लैरिटी होनी, सर्टेनिटी होनी जरूरी है। जब तक चीजें सर्टेन नहीं होंगी, मैंने आपके इंटर के पेपर में देखा है बार बार क्वेश्चंस आते हैं सर्टेनिटी के ऊपर, और अभी से नहीं आ रहे, पिछले 15 साल से, 20 साल से देखो, सारे पेपर उठा के देखो, हर बार एक ना एक क्वेश्चन सर्टेनिटी के ऊपर आता है। किसी कहीं ना कहीं डाल देंगे कि एग्रीमेंट में ना ये चीज क्लियर नहीं है। जैसे जस्ट टेक एन एग्जांपल, आपने सुना होगा चेक के ऊपर या देखा होगा चेक के ऊपर न्यूमेरिक में भी लिखते हैं, कितने का है? 1 लाख, 100,000, फिर 1 लाख रुपीज में वर्ड्स में भी लिखते हैं। अच्छा, अगर वो दोनों सेम ना हो तो इट मीन्स क्या हो गया? अनसर्टेन हो गया। क्या चेक वैलिड होगा? नहीं, वॉइड होगा, चेक वैलिड नहीं होगा। सर्टेनिटी होनी जरूरी है। मान लो लिखा हुआ है मिस्टर बी के बेटे को पैसे देने हैं, अब मिस्टर बी के दो बेटे हैं, किसको पैसे देने हैं? यहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? अनसर्टेन हो गया। बात समझ रहे हो ना? देयर मस्ट बी सर्टेनिटी। मान लो मिस्टर एक्स अपना मकान सेल कर रहे हैं, हाउस सेल कर रहे हैं, हाउस को क्लैरिफाई नहीं किया कौन सा घर है, उनके पास तो 5 घर हैं, ठीक है। मिस्टर वाई घर बेच रहे हैं, उनके पास तो 2 घर हैं, एक एक झोपड़ी है और एक महल है। अब किसको सेल कर रहे हैं पता ही नहीं चल रहा। मतलब क्लैरिटी होनी जरूरी है, बताना चाहिए, हर चीज को एक्सप्लेन करना चाहिए। एड्रेस आएगा, एरिया आएगा, कितना कंस्ट्रक्टेड है वो आएगा। तो क्लैरिटी होनी मीन सर्टेनिटी होनी जरूरी है। तो कॉन्ट्रैक्ट में इस बात का जरूर ध्यान रखना, किसी भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में जब तक सर्टेनिटी नहीं है, वैलिड नहीं है, ठीक है। किसी पर्सन की बात हो रही है तो उसकी पूरी डिटेल होनी चाहिए, किसी प्रॉपर्टी या गुड्स की बात हो रही है तो उसकी भी पूरी डिटेल हो, फिर पॉसिबल टू परफॉर्म होना चाहिए। आप किसी को कोई प्रॉमिस कर रहे हो तो वो पूरा हो सके ना, पॉसिबल टू परफॉर्म होना चाहिए। तो कंसिडरेशन में भी इन बातों का ध्यान रखना है कि जो कंसिडरेशन आप प्रॉमिस कर रहे हो, ठीक है, वो रियल होनी चाहिए, सर्टेन होनी चाहिए, पॉसिबल होनी चाहिए टू गिव और परफॉर्म, वो इलीगल नहीं होने। अब एक पर्सन दूसरे पर्सन को पैसे दे रहा है किसी का मर्डर करवाने के लिए, है ना,
तो यहाँ पर आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो, एक एक्सपेक्ट कर रहे हो, दैट इज योर कंसिडरेशन। आप पैसे दे रहे हो तो आप अगले से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो मर्डर करे। ये इलीगल है, इमोरल है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। क्या ये कंसिडरेशन अलाउड है? आंसर इज नो। ठीक है ना? तो इलीगल नहीं होनी चाहिए, इमोरल नहीं होनी चाहिए, या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी भी नहीं होनी। बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसमें केसेस भी आप लोग याद रख सकते हो, कौन से केस में क्या कहा गया था। नेक्स्ट देखिए, डन। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे देखो। देखो वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है विदाउट कंसिडरेशन वॉइड होता है। वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? विदाउट कंसिडरेशन अगर कोई क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा? वॉइड होगा। बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो कंसिडरेशन में कंसिडर हो जाती हैं। एक केस है, बहुत ज्यादा कॉमन केस है, एग्जाम्स में भी पूछा गया है। एक हस्बैंड हस्बैंड और वाइफ के बीच में, ठीक है, झगड़े हो रहे थे। और झगड़े होने के बाद उन्होंने, हस्बैंड ने वाइफ को प्रॉमिस किया कि वो हर महीने कुछ पैसे उसे देगा। दोनों अलग हो गए। हस्बैंड दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो गया। मैं केस बाद में आप लोगों से डिस्कस करूंगा, ठीक है। हस्बैंड दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो गया, और हस्बैंड ने कुछ टाइम तो वाइफ को पैसे भेजे, देन लेटर ऑन पैसे भेजने बंद कर दिए। वाइफ ने केस फाइल किया कि हस्बैंड ने पैसे भेजने बंद कर दिए हैं, तो उसके अगेंस्ट केस फाइल किया। कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया? कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है इसमें कंसिडरेशन मिसिंग है। क्या मिसिंग है? कंसिडरेशन। हस्बैंड तो आपको पैसे दे रहा है, लेकिन आपकी तरफ से उसके लिए कोई कंसिडरेशन नहीं है। तो क्या यहाँ पर वाइफ को पैसे मिलेंगे? आप कहोगे सर प्रेजेंटली तो ऐसा होता है, हमने बहुत सारे केस सुने हैं जिनमें ऐसा होता है कि डाइवोर्स हो गया या एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट हो गया, मतलब अलग अलग रहेंगे, ठीक है, तो उसमें हस्बैंड को पैसे देने पड़ते हैं वाइफ को। हाँ, ऐसा दूसरे लॉज के अंडर हो सकता है, जो अभी प्रेजेंट लॉज हैं जिनमें बेनिफिट दिया गया है, ठीक है, वाइफ को बेनिफिट दिया गया है, सोशल सिक्योरिटी की बात की गई है, ठीक है, वहां पर दूसरे सेपरेट लॉज में ऐसा पॉसिबल है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट लॉ में कंसिडरेशन इज मैंडेटरी। और हस्बैंड और वाइफ के बीच में जब झगड़ा हुआ, तो उनके बीच में झगड़ा हुआ और कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो कोई कंसिडरेशन नहीं थी, कंसिडरेशन मिसिंग थी। सिर्फ एक साइड से प्रॉमिस हुआ, हस्बैंड की साइड से प्रॉमिस हुआ कि वो हर महीने कुछ पैसे भेजेगा, ठीक है ना, दैट वाज विदाउट कंसिडरेशन। अच्छा, अगर उनके बीच में झगड़ा ना हुआ होता तो सेम एग्रीमेंट क्या वो वैलिड होता? आंसर इज यस, आंसर इज यस। अगर उनके बीच में झगड़ा नहीं हुआ होता और यही सेम एग्रीमेंट होता, तो वो वैलिड होता। हाँ, फिर अगर झगड़ा नहीं हुआ होता तो वैलिड कैसे होता बच्चों? क्योंकि लव एंड इफेक्शन इज ए वैलिड कंसिडरेशन, लव एंड इफेक्शन को वैलिड कंसिडरेशन माना गया है लॉ में। पॉइंट क्लियर है? लव एंड इफेक्शन को भी वैलिड कंसिडरेशन माना गया है लॉ में। और अगर झगड़ा दोनों में नहीं हुआ होता तब कॉन्ट्रैक्ट होता, तो वो अपने आप में वैलिड माना जाता। इसके अलावा देखो, प्रॉमिस टू पे ए टाइम बार्ड डेट। वैसे तो टाइम बार्ड डेट के बारे में बताया हूँ। टाइम बार्ड ना, लिमिटेशन एक्ट के बारे में हमें डिस्कस करना पड़ता है। अगर हम टाइम बार्ड डेट के बारे में बात करें तो हम किसकी बात करेंगे? लिमिटेशन एक्ट की बात करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा लिमिटेशन एक्ट के बारे में बता देता हूँ, और बहुत इंपॉर्टेंट है लिमिटेशन एक्ट। नॉर्मली पता है क्या होता है, जब हम अमाउंट बोरो करते हैं या अमाउंट लेते हैं, तो हमारे ये पास ना 3 इयर्स का टाइम होता है, ठीक है। जो लास्ट डेट है, ड्यू डेट है पेमेंट की, उसके बाद 3 इयर्स की लिमिटेशन होती है। आप कहोगे सर ये लिमिटेशन किस चीज की होती है? मैं बता देता हूँ लिमिटेशन किस चीज की होती है। हमारे पास ये केस फाइल करने का टाइम होता है, कि अगर किसी से हमें पैसे लेने थे और उसने डिफॉल्ट कर दिया है, तो हम केस फाइल कर सकते हैं विद इन ए पीरियड ऑफ 3 इयर्स। बात समझ रहे हो? ये 3 साल का टाइम किसके लिए? अगर हमने किसी से पैसे लेने थे और उसने डिफॉल्ट कर दिया है, वो टाइम पे नहीं दे पाया, उसने डिफॉल्ट कर दिया है, तो उसे रिकवर करने के लिए आपको एज पर लॉ कितना टाइम मिलता है बच्चों? 3 इयर्स का टाइम मिलता है। 3 इयर्स का टाइम होता है। अगर 3 साल में आप रिकवर नहीं कर पाए ना, केस फाइल नहीं किया आपने उसके अगेंस्ट, तो कोर्ट कहता है कि आप थ्री जब 3 साल का टाइम दिया था, तो 3 साल में आपको केस फाइल करना चाहिए था। 3 साल बाद अगर आप केस फाइल करना चाहो, तो कोर्ट आपको केस फाइल करने से रोक देता है, मना कर देता है, ठीक है ना। तो ये केस फाइल करने के टाइम पे जब एप्लीकेशन लगाते हैं ना, और कोर्ट सुनवाई करता है कि केस एडमिट होगा या नहीं होगा, तो उस टाइम इस पॉइंट को रेज किया जा सकता है कि ये तो टाइम बार्ड हो गया है। अपोजिट पार्टी का वकील बोल देता है कि सर 3 साल निकल चुके हैं, अब केस फाइल नहीं हो सकता, तो वो टाइम बार्ड करके उस केस को रिजेक्ट कर दिया जाता है, फिर कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करता। तो आपको किसी से पैसे लेने हैं, तो
जिस डेट तक उसे पेमेंट करनी थी उसके बाद 3 साल का टाइम मिलता है। ये तो अब आपको पता चल गया टाइम बार्ड का मतलब क्या है। 3 साल खत्म होने के बाद आप पैसों की डिमांड नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या, वो ड्यूरेशन निकल गई टाइम बार्ड वाली, ठीक है, और इन बिटवीन कोई रिटर्न एग्रीमेंट दोबारा हुआ नहीं, कुछ रिटर्न कुछ भी हुआ नहीं। क्या 3 साल बाद आप दोबारा प्रॉमिस कर सकते हो उसको पे करने का? क्या वो उसके बेसिस पे आपसे रिकवर कर सकता है? बच्चों, इन शॉर्ट आपको आंसर दे रहा हूँ सिंपल वर्ड्स। आपके ऊपर केस फाइल करने की प्रोहिबिशन है। जिसको पैसे लेने हैं वो 3 साल बाद केस फाइल नहीं कर सकता, लेकिन उसे पैसे लेने से नहीं रोका गया। पैसे लेना चाहे तो फिर भी ले सकता है। सिर्फ बार किसके ऊपर है? केस फाइल करने के ऊपर, कि 3 साल तक राइट था आपके पास केस फाइल करने का। जब डिफॉल्ट हुआ पेमेंट में, 3 साल के बाद आप केस फाइल नहीं कर सकते, बट आपका पैसे वापस लेने का राइट फिर भी एग्जिस्ट कर रहा है। पैसे लेने का राइट खत्म नहीं हुआ। सिर्फ कौन सा राइट, कौन से राइट के ऊपर बार लगी है? सिर्फ, हाँ जी बच्चों, केस फाइल करने के राइट के ऊपर रोक लगी, ठीक है ना। अच्छा, नॉर्मली जो होता है टाइम बार डेट के अंदर, अगर आप बाद में प्रॉमिस कर भी देते हो तो भी आपके पास, अगर आपने रिटर्न में दे भी दिया टाइम बार्ड होने के बाद भी, ठीक है, 3 इयर्स लैप्स हो चुके हैं, तो भी वो विदाउट कंसिडरेशन ही माना जाता है, ठीक है ना। क्या माना जाता है? विदाउट कंसिडरेशन। टाइम बार्ड हो चुका है ना, तो बाद में भी वैसे वो विदाउट कंसिडरेशन माना जाता है, ठीक है। अच्छा, गिफ्ट, गिफ्ट तो होता ही विदाउट कंसिडरेशन है। अगर गिफ्ट की बात करें, आप किसी को कुछ दे रहे हो तो वो तो हमेशा होता ही विदाउट कंसिडरेशन है, ठीक है ना। गिफ्ट में कंसिडरेशन होती ही नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। क्या आप जब किसी को कोई गिफ्ट देते हो, बर्थडे गिफ्ट देते हो, क्या कुछ चार्ज करते हो बदले में? वो पार्टी दे दे अलग बात है, बट आप कुछ भी चार्ज नहीं कर, कोई ऐसा प्रॉमिस नहीं होता कि आप गिफ्ट दे रहे हो तो बदले में वो देगा, ठीक है ना। तो कंप्लीटेड गिफ्ट ये भी विदाउट कंसिडरेशन होते हैं, ठीक है। अच्छा, आपने किसी को कोई चीज गिफ्ट कर दी, क्या वापस ले सकते? क्या आपके पास राइट होगा? आंसर इज नो। आंसर इज नो। इसीलिए गिफ्ट देने से पहले सोच लेना चाहिए, क्योंकि जो आपने एक चीज एक बार गिफ्ट कर दी, जो आपने एक बार गिफ्ट दे दिया, दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड। आप उसे रिकवर नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट इज नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी। एजेंसी के केस में कंसिडरेशन का होना जरूरी नहीं है। चैरिटी जब आप करते हो तो चैरिटी में भी कंसिडरेशन का होना जरूरी नहीं है। गारंटी भी जब आप किसी की देते हो, गारंटी का एग्जांपल ले लेता हूँ आप लोगों के लिए। चैरिटी के भी 2-3 एग्जांपल लूंगा मैं, ठीक है ना। 2 एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे अभी। गारंटी की बात करते हैं। मान लो आपके फ्रेंड को लोन लेना है, ठीक है, वो लोन लेने जाता है, बट बैंक जो है, बैंक कहता है हम ऐसे लोन नहीं देंगे, आपके पास तो कोई चीज रखने के लिए है नहीं, तो आप किसी ऐसे पर्सन का रेफरेंस दो जो फाइनेंशियली साउंड हो, ठीक है। वो ऐसा पर्सन, कोई आपकी 1 या 2 लोग आपकी गारंटी दे दें, ठीक है, तो हम आपको लोन दे देंगे। मतलब आप अपने फ्रेंड के साथ गए लोन लेने, फ्रेंड ने लोन लेना था, बैंक ने मना कर दिया कि गारंटी चाहिए, फ्रेंड ने आपको कहा गारंटी देने के लिए, आपने साइन कर दिया। आपके साइन करने का मतलब क्या है? कल को वो रीपे नहीं कर पाया तो किसे रीपे करना पड़ेगा, किसे वापस करना पड़ेगा? आपने गारंटी दी है तो आपको वापस करना होगा। तो यहाँ पर आपको पैसे देने पड़ेंगे। क्या आपको बदले में कुछ मिला? दिस इज विदाउट कंसिडरेशन, है ना। तो यहाँ पर भी कंसिडरेशन नहीं है वैसे तो, ठीक है। तो गारंटी बाय श्योरिटी का एग्जांपल ये चैरिटी। यस बच्चों, वी आर लायबल टू रीपे द लोन इफ द डिफॉल्ट इज मेड बाय आवर फ्रेंड। तो हमारा फ्रेंड अगर नहीं दे पाता, ठीक है, तो यहाँ पर श्योरिटी हम दे रहे हैं, अपने गारंटी हम दे रहे हैं किसी दूसरे पर्सन के लिए, तो ये भी वैलिड माना जाता है। मतलब इनमें कंसिडरेशन नहीं है, बट फिर भी इनमें कंसिडरेशन एज्यूम कर ली जाती है, मतलब वो वैलिड माने जाते हैं, वो विदाउट कंसिडरेशन नहीं माने जाते, और आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं चैरिटी का, आपको आइडिया लग जाएगा अभी, ठीक है ना। चैरिटी के ऊपर लेते हैं बच्चों। इसमें ये एग्जांपल है, जैसे मान लो आप किसी पर्सन को प्रॉब्लम में देखते हो, ठीक है, और आप उसे प्रॉमिस करते हो कि आप उसे कुछ सामान जो उसकी ज़रूरत का है वो उसे ले दो, ठीक है। आपने किसी को प्रॉब्लम में देखा और देखा तो उसे आपने कहा कि आप वो सामान उसे लेकर दोगे, ठीक है। तो अब वो पर्सन आपसे आके डिमांड करता है बार-बार कि आपने तो मुझे प्रॉमिस किया था, ठीक है, कि आप ये सामान लेकर दोगे। जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, किसी मंदिर या गुरुद्वारे या मस्जिद में आप वहाँ के जो मेन पर्सन होते हैं, जो वहाँ मैनेज कर रहे हैं, मान लो गर्मी बहुत है, उनके पास ना कूलर है ना एसी है, आप प्रॉमिस कर देते हो चलो मैं एसी लगवा दूं, ठीक है। आप गए, आपने प्रॉमिस कर दिया कि मैं एसी लगवा दूंगा। अब लेटर ऑन क्या हुआ कि वो अब आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप एसी लगवा कर दोगे, आपने इमोशनल होकर वहां बोल दिया, ठीक है, मैं एसी लगवा दूंगा, ठीक है। अब वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप एसी लगवाओगे।
क्या वो आपसे डिमांड कर सकते हैं? क्या आप वो कह सकते हैं कि आपने मुझे प्रॉमिस किया था? क्या यहाँ पर कोई कंसीडरेशन है? हाँ जी। क्या यहाँ पर कोई कंसीडरेशन है? आंसर इज़ नो, करेक्ट। यहाँ पर कोई कंसीडरेशन नहीं है। क्या वो आपसे डिमांड कर सकते हैं? आंसर इज़ नो। वो आपसे क डिमांड नहीं कर सकते, ठीक है? लेकिन इसके अपोज़िट देखते हैं, अब ध्यान से सुनना। आपने उन्हें कहा आप एसी लगवा लो, पैसे मैं दे दूँगा। बात समझ रहे हो? आपने उन्हें प्रॉब्लम में देखा कि उनके यहाँ गर्मी बहुत है और वो गर्मी में रह रहे हैं, ना कूलर है, ना एसी है। आपने क्या कहा कि आप लगवा लो, पैसे मैं दूँगा। बच्चों सिचुएशन चेंज हो गई। अब उस पर्सन ने आपके प्रॉमिस के बेसिस पे अपनी लायबिलिटी क्रिएट कर ली। उस पर्सन ने आपके प्रॉमिस के बेसिस पे क्या कर ली? अपनी लायबिलिटी क्रिएट कर ली। तो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है ना? यहाँ ये वैलिड कंसीडरेशन मानी जाएगी। यहाँ ये वैलिड कंसीडरेशन मानी जाएगी।